ओके हेलो मेस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो देखिए ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे हमारी 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे, लेकिन मैंने लेक्चर नंबर 12 पे ही आपको 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट कराए हैं और मैंने लेक्चर नंबर 12 पे ही आपको ये चीज डिस्कस कराई थी कि आपके जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके हेट्रो एटम्स के काउंट क्या हो सकते हैं, वरी हो सकता है। मतलब 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपको ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मिलेंगे जहां पे हेट्रो एटम मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 2 से भी ज्यादा हो सकता है। इस वजह से इस यूनिट का नाम ही पूरा क्या लिखा हुआ है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स विद 2 और मोर हेट्रो एटम। एक हेट्रो एटम तो सारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी पॉसिबल है जब आप 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा इस 13th लेक्चर हम जो लेने वाले हैं, इस 13th लेक्चर पे हम ऐसे ही एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे डिस्कशन लेने वाले हैं जहां पे जो हेट्रो एटम का काउंट है वो एक से ज्यादा है और उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आप बोलते हैं पायरोन्स। तो पायरोन्स आपका एक टाइप का 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें आपका हेट्रो एटम होता है ऑक्सीजन, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे हेट्रो एटम एक नहीं है, एक से ज्यादा है, यानी कि 2 हेट्रो एटम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल तो हो गया, लेकिन ऐसे हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया जहां पे हेट्रो एटम आपके कितने हैं, 2 हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताऊं कि मैंने जब ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने लेक्चर हमारे 12th से स्टार्ट किया था, यानी कि इससे पहले जो लेक्चर था उस पर भी हमने 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर डिस्कशन लिया था और वो हेट्रोसाइकिल हमारा क्या था, पायरेलियम सॉल्ट। तो पायरेलियम सॉल्ट एक टाइप का आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन उस केस में यानी कि पायरेलियम सॉल्ट के केस में आपका हेट्रो एटम 2 नहीं होते बल्कि कितने होते हैं, पायरेलियम सॉल्ट में हेट्रो एटम एक, वो होता है आपका ऑक्सीजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका था, पायरेलियम सॉल्ट का, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन हेट्रो एटम कितना है, 1। और आज का जो हमारा 13th लेक्चर है इस पे हम बात करने वाले हैं पायरोन्स पे, जो कि अगेन एक टाइप का 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और हेट्रो एटम भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक से ज्यादा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 हेट्रो एटम आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ना इतनी चीज। तो देखो आज का जो हमारा लेक्चर है पायरोन्स पे रहेगा और आपको पता है हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपके सिलेबस पे सिर्फ सिंथेसिस एंड रिएक्शंस पूछी गई हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें डिस्कस कराऊंगी, यानी कि पहले पायरॉन्स होते क्या है, इनकी बेसिक चीजें आपको डिस्कस कराऊंगी, इनके स्ट्रक्चर, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस कराऊंगी, देन हम पर्टिकुलरली इनके सिंथेसिस पर जाएंगे। तो सिंथेसिस आपकी बहुत सारी है, रिएक्शंस आपकी बहुत सारी हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शंस मैं आपके सामने रखती हूँ, 2 सिंथेसिस आपके सामने रखती हूँ जो कि आपके लिए इनफ रहेगा एग्जाम पर्पज के लिए। ओके तो देखो हम देन बात करेंगे हमारी सिंथेसिस पे, कंप्लीट डिस्कशन सिंथेसिस पे जाएगा, 2 सिंथेसिस हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। देन हम आएंगे हमारी रिएक्शंस पे, यानी कि हमारे पायरोन्स कैसी रिएक्शन शो करते हैं, वो सारी चीजें हम देन लास्टली क्या करेंगे उसको भी देखेंगे। ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को। काफी आसान सा लेक्चर होने वाला है, डेफिनेटली आपको भी क्लियर आएगा, जस्ट आप सुनिएगा। ओके मैं आपको क्लियर करा लूंगी। ओके तो देखो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑन पायरॉन, यानी कि पहले पायरॉन का समझ लेते हैं, पायरॉन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, देन हम लोग सिंथेसिस एंड रिएक्शन पे बात करेंगे। ठीक है तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, देन बाकी चीजें बताऊंगी। तो देखो पायरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप इसका नाम देखेंगे पी वाई, मतलब इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, PYRONES। तो आपको पता है यहाँ पे ओन लगा हुआ है, ONE लगा हुआ है, और आपको पता है ONE किसके लिए स्टैंड करता है, कीटो ग्रुप के लिए। कीटो ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ONE से। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपके पायरॉन में क्या होगा, एक कीटो ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका पायरॉन का स्ट्रक्चर है। जनरली पायरॉन क्या है, 2 आइसोमर के फॉर्म में मिलते हैं, एक होता है अल्फा पायरॉन, एक होता है आपका गामा पायरॉन। अल्फा पायरॉन को आप 2 पायरॉन भी बोलते हैं और गामा पायरॉन को 4 पायरॉन भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर पे पहले आप ध्यान दो कि आपके पास पायरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर्ड आपके पास रिंग है जिसमें आपका हेट्रो एटम क्या था, ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे ओन होने की वजह से आपके पास एक कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा जो है ये, और कीटो ग्रुप होने की वजह से आपके हेट्रो एटम कितने हो गए, 2। ओके अब ये तो बेसिक पायरॉन का स्ट्रक्चर है। ओके
बट हम इसे अल्फा पायरॉन और इसे गामा पायरॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है पायरॉन में, ये चीज आपको पता है। अगर इस कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन में आपका ऑक्सीजन, दूसरा जो ऑक्सीजन है वो इसकी अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि आप बोल सकते हो या फिर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है ये पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन, ये आपकी थर्ड पोजीशन एंड ये आपकी फोर्थ पोजीशन। तो आप देखेंगे आपके पास एक कीटो फंक्शनल ग्रुप तो है, बट इस कीटो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो आपका दूसरा ऑक्सीजन एटम है, दूसरा जो आपका हेट्रो एटम है, अगर वो आपकी कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, तो आप इसे क्या बोलते हैं, अल्फा पायरॉन या फिर टू पायरॉन। अल्फा मतलब ये आपकी अल्फा पोजीशन हो गई, ये आपकी बीटा पोजीशन होगी, ये आपकी गामा पोजीशन होगी। जो आपकी सेकंड पोजीशन है वो अल्फा है, जो आपकी फोर्थ पोजीशन है वो गामा है। तो अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दूसरा हेट्रो एटम अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट है या फिर सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, तो आप इसे अल्फा पायरॉन बोलेंगे या फिर आप इसे टू पायरॉन बोलेंगे। और उसी के सिमिलर अगर आपके कीटो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो आपका दूसरा हेट्रो एटम है वो फोर्थ पोजीशन या फिर आप बोल सकते हो गामा पोजीशन में प्रेजेंट है, तो आप इसे क्या बोलते हैं, गामा पायरॉन या फिर फोर पायरॉन। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड ये उसके क्या हो गए, आइसोमर्स। क्लियर हुआ ना इतनी चीज? अब इसके पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको डिस्कशन कराती हूँ, पॉइंट्स आपको क्या बोल रहे हैं सुनिएगा जस्ट। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, पहला पॉइंट लिखा हुआ है पायरॉन। देखो ना, पायरॉन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं पायरेनोन्स। ओके, तो पायरॉन्स बोलो या फिर पायरेनोन्स बोलो, सेम ही चीज है। तो ये बोल रहा है पायरॉन्स और पायरेनोन्स आर द क्लास ऑफ हेट्रोसाइक्लिक केमिकल कंपाउंड। ये बोल रहा है आपके पायरॉन्स क्या होते हैं, एक टाइप के हेट्रोसाइक्लिक केमिकल कंपाउंड होते हैं। और ये चीज भी आपको नोन होनी चाहिए कि ये एक टाइप के एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि इन पायरॉन्स में आपको एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व होगी। और आपको पता है एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिक। अगर बेसिक क्राइटेरिया देखें तो 4 कंडीशंस होती हैं। पहले ये कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी ये कंपाउंड में कंजुगेशन होना चाहिए, तीसरी ये कंपाउंड में आपके पास क्या होना चाहिए, साइक्लिक हो गया, कंजुगेशन हो गया, प्लेनरिटी होना चाहिए यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और चौथी कंडीशन ये कि आपका हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आपको ये सारी कंडीशन अप्लाई करके बताई थी, तो होप अब आपको ये चीज डायरेक्टली क्लियर हो जाएगी कि आपका ये जो कंपाउंड है, ये जो पायरॉन है, वो आपका एरोमेटिसिटी को क्यों फॉलो करता है, यानी कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है। बिकॉज आप देख सकते हैं कंपाउंड आपका साइक्लिक है, कंपाउंड में आपको कंजुगेशन भी देखने को मिल रहा है, कंपाउंड आपका क्या है, प्लेनर है, बिकॉज सारे कार्बन एटम में आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp2 ही मिलेगा। और अगर आप हकल रूल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे हकल रूल फॉलो होते हुए मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं हमारा कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। बेसिक चीज है, बहुत सिंपल। इतनी चीज क्लियर आई? तो अब क्या बोल रहा है आगे, तो हमने बोला पायरॉन या फिर पायरेनोन्स आर द क्लास ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दे कंटेन अ अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग। तो इनके स्ट्रक्चर पे अब बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये 6 मेंबर्ड रिंग तो होते हैं, लेकिन ये 6 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, अनसैचुरेटेड होती है, यानी कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ओके, और इस 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक आपके पास ऑक्सीजन एटम होते हैं और साथ ही साथ एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी होता है, जिसकी वजह से ये एक टाइप का क्या हो जाता है, 2 हेट्रो एटम कंटेनिंग 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन जाता है। क्लियर हुआ ना? ये तो आपका बेसिक पॉइंट है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखा है, ये बोला देयर आर 2 आइसोमर डिनोटेड बाय 2 पायरॉन एंड 4 पायरॉन। तो मैंने आपको बता दी ये दोनों क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म है, जो कि एक क्या है अल्फा पायरॉन जिसे 2 पायरॉन भी बोल सकते हैं, दूसरा है आपका गामा पायरॉन जिसे आप 4 पायरॉन भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? अब बात कर रहे हैं कि ये 2 पायरॉन आपको कहाँ ऑब्टेन होता है और 4 पायरॉन आपको कहाँ ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो आपका ये 2 पायरॉन है जिसे आप अल्फा पायरॉन भी कह रहे हैं, ये क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ फाउंड होता है, इन अ नेचर एज अ पार्ट ऑफ ए क्यूमेरिन रिंग। ओके, अब देखो मैं आपको बताती हूँ पहले क्यूमेरिन रिंग क्या होता है। तो मैंने इसकी इमेज भी बनाई हुई है, आप देखिए ये आपकी क्या है, क्यूमेरिन रिंग है। और अगर इस क्यूमेरिन रिंग को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस क्यूमेरिन रिंग में एक पोर्शन क्या है, देखो ये एक टाइप का फ्यूज्ड कंपाउंड है। हमने जैसे बेंजोफ्यूज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े, वैसे ही आपका क्या है, बेंजोफ्यूज 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये वाला अगर मैं इसे बीच से ऐसे लाइन कर दूं तो ये आपका क्या है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, और ये आपका क्या है, बेंजो यानी कि बेंजीन है। और अगर मैं इसे कंबाइन कर दूं तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है, क्यूमेरिन रिंग। इसको आप क्या बोलते हैं, क्यूमेरिन रिंग। इसके अपने अपने यूज होता है। क्यूमेरिन रिंग, क्यूमेरिन क्या है, जनरली एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, इसका
इसका यूज कहाँ किया जाता है? एज अ ड्रग। ये क्या है? एक ड्रग की तरह यूज किया जाता है। तो ये एक नेचुरल कंपाउंड है, नेचर में पाया जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह में भी ये होता है, चेरीज वगैरह जो होती है उनमें भी ये नेचुरल कंपाउंड यानी कि क्यूमेरिन प्रेजेंट होता है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? ये एक ड्रग की तरह एक्ट करता है। तो हमने क्यूमेरिन रिंग पे तो डिस्कशन नहीं लेना, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ क्यूमेरिन रिंग होती क्या है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? क्यूमेरिन रिंग का है, जो कि नेचुरली आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। और ये क्यूमेरिन रिंग से ही आपका क्या है? 2 पायरॉन यानी कि अल्फा पायरॉन ऑब्टेन होता है। कैसे होता है आप देख सकते हैं, इस क्यूमेरिन रिंग में दो पार्ट है, एक आपका बेंजीन और एक ये आपका 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप इस 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को देखो तो ये आपके इसके सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप है, ये इसके एडजेसेंट पोजीशन में आपका हेटेरो एटम है और 6 मेंबर रिंग। तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। और आपको पता है ये स्ट्रक्चर किसका है? अल्फा पायरॉन। तो अल्फा पायरॉन वही चीज बोला है कि ये जो आपका अल्फा पायरॉन है, ये जो आपका 2 पायरॉन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पाया जाता है? नेचर में हमारे पास एक क्यूमेरिन रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्यूमेरिन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली प्लांट में प्रेजेंट होता है। वहां से हमारा ये 2 पायरॉन ऑब्टेन होता है। क्लियर हुआ ना? तो ये आपकी क्यूमेरिन रिंग होती है। क्लियर? अब सिमिलरली आपका 2 पायरॉन तो हमारी क्यूमेरिन रिंग से मिलता है। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं 4 पायरॉन यानी कि गामा पायरॉन कहाँ से मिलता है? ये भी हमारे नेचर में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड से ऑब्टेन होते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड आपकी क्या है? जिसमें पहला है आपका क्रोमोन, दूसरा है आपका मेल्टोल और तीसरा है आपका कोजिक एसिड। यानी कि ये तीन आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो नेचुरल कंपाउंड है जिससे आपका 4 पायरॉन यानी कि गामा पायरॉन ऑब्टेन होता है। ओके। अब देखो यहाँ पे मैं आपको गामा पायरन को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे ऑब्टेन होता है। तो मैंने यहाँ तीनों कंपाउंड नहीं लिए, सिर्फ यहाँ पे क्रोमोन लिखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके क्रोमोन का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये भी आपके क्यूमेरिन रिंग के सिमिलर है। आप देखो क्यूमेरिन रिंग के सिमिलर है। इसमें भी क्या है? आपका जो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो किसके साथ फ्यूज्ड है? बेंजो के साथ यानी कि बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है। तो अगर मैं इसको हटाऊं, इस बेंजीन को हटाऊं, ये पूरा स्ट्रक्चर कंबाइनली किसका है? क्रोमोन का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ से इस बेंजो को हटा देती हूँ तो बचती है सिर्फ ये यूनिट। और ये यूनिट आपको किसके सिमिलर लग रही है? गामा पायरॉन के सिमिलर लग रही है। बिल्कुल लग रही है, क्योंकि इसमें जो आपका कीटो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में? अगर सपोज इस पोजीशन में है तो इसके फोर्थ यानी कि इसकी जो गामा पोजीशन है उस पोजीशन में जाके आपका दूसरा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो ये जो रिंग बन गई, ये किसकी रिंग बन गई? गामा पायरॉन। अब आप बोलेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड का इशू आपको लग रहा है, तो मैं डबल बॉन्ड भी बता देती हूँ। ये मैंने बेंजीन को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, एक दो तीन, ये तीसरा बॉन्ड अगर मैं यहां लगाऊं तो ये तीसरा बॉन्ड अगर यहाँ पे ये फ्यूजन के प्लेस पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इस साइड भी है और ये डबल बॉन्ड इस साइड भी है। क्लियर हुआ? तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहां ना लगा के यहां भी लगा सकते हैं। तो देखो ये रिंग किसकी बनी? गामा पायरॉन की बनी। तो हमारा जो गामा पायरॉन है ये भी हमारे नेचर में पाए जाने वाले कंपाउंड, जैसे क्रोमोन हो गया, जैसे आपका मेल्टोन कोजिक एसिड हो गया, यहाँ से ऑब्टेन होता है। क्लियर हुआ ना? तो ये बेसिक से पॉइंट है। अगर ये क्रोमोन पे बात कराऊं तो क्रोमोन भी देखो एक टाइप की ड्रग की तरह ये एक्ट करता है, नेचर में पाया जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है? ये ड्रग की तरह एक्ट करता है जनरली जब एलर्जीज वगैरह होती हैं उस केस में। ओके। और कोजिक एसिड क्या होता है? कोजिक एसिड आपका जो राइस वाटर होता है, जनरली आपने ये चीज भी देखी होगी, आप इंटरनेट पे भी देखते होंगे, कोरियन ट्रीटमेंट, जो कोरिया की गर्ल्स होती है वो अगर अपना ट्रीटमेंट फेस वॉश वो कैसे करती है वो सारी चीजें दिखाती हैं। तो वो दिखाती हैं कि वो क्या है? राइस वाटर का यूज करते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो उस राइस वाटर में आपका क्या पाया जाता है? कोजिक एसिड पाया जाता है। और इस कोजिक एसिड की वजह से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? व्हाइटनिंग के लिए। ये आपके फेस को क्या है? व्हाइट कर देता है, क्लीन कर देता है। क्लियर हुआ ना? तो ये आपके पॉइंट किसके बनते हैं? इंट्रोडक्शन ऑन पायरॉन, इतना बन गया। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पे बात किया। अब मैं बात करती हूँ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो अल्फा पायरॉन और आपका जो गामा पायरॉन है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे भी बात कर देते हैं। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपका जो अल्फा पायरॉन, आपका जो गामा पायरॉन है, ये एक टाइप के एरोमेटिक बिहेवियर को शो करता है। क्लियर हुआ ना? अब देखो स्टार्ट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। तो ये पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सेट है ये किसका है? अल्फा पायरॉन। अब ये अल्फा पायरॉन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बने? तो देखो ये आपका अल्फा पायरॉन है, बिकॉज यहाँ जो कीटो ग्रुप है इसकी अल्फा पोजीशन में आपका दूसरा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो हम कैसे बना सकते हैं? तो देखो ये चीज आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और आपको ये चीज भी पता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों चीजें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से बनी हुई हैं, तो इनको हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनको बनाने वाली चीज क्या है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कांस्टेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में कभी भी इंटर कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर देना है, बॉन्ड में। बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो हमने अगर यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट किया, तो देखो ये नए बॉन्ड क्रिएट करने की वजह से होगा क्या, पहली चीज आपका ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज देखो ये मैं आपको पहले से भी बताती आ रही हूँ कि ऑक्सीजन एक टाइप का नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगे रहता है। लेकिन इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव चार्ज मतलब वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑक्सीजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे तो आप इसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, चाहे आप नेगेटिव चार्ज बोलो, बात सेम है। ओके, तो होगा क्या, आपको पता है। और ये नेगेटिव चार्ज इसके खुद ब खुद रहते हैं, अपने रहता है, ये किसी से बन लेके नहीं आया है, इसके खुद के नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब होगा क्या, क्या इस ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बने बचेंगे, नहीं बचेंगे। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब अगर इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज रहा नहीं, नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की कमी आ जाएगी तो क्या जनरेट होगी, पॉजिटिविटी। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में आ गया। अब इस कार्बन का क्या हाल है, इसे भी देख लेते हैं। अब देखो ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को। अब ये कार्बन अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज इस कार्बन की वैलेंसी तो बढ़ गई। अगर इस कार्बन एटम के बॉन्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि 4 बॉन्ड तो बन गए, 5वां बॉन्ड यहाँ। तो आपको पता है कार्बन तो कभी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, और एक बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा, जो पुराना बॉन्ड होगा। तो आपको पता है पाई बॉन्ड वीकर होता है, तो ये पाई बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, ऑक्सीजन एटम की ओर टूटेगा, ऑक्सीजन ले लेगा नेगेटिव चार्ज। तो आपको एक पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, कुछ ऐसा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बना है, तो मैंने बना के भी दिखा दिया कि ये स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हुआ, बिल्कुल सेम है। ओके, अब क्या हो सकता है, तो देखो अभी आपने क्या किया है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा है, बॉन्ड यहाँ पे लगा है, ओ नेगेटिव यहाँ लगा है। ऐसा भी तो आप कर सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है इसे आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी तो आपको कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बॉन्ड को शिफ्ट कर दूंगी तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ, और एक बॉन्ड यहाँ। तो देखो ये स्पीसीज तो ऑब्टेन हुए। तो ये तीनों क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वही चीज आपको वापस मिल जाएगी, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये स्पीसीज आपको मिल जाएगी। तो ये 3 आपके क्या बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपके अल्फा पायरोन के। क्लियर हुआ। सिमिलरली आपका गामा पायरोन भी सेम काम करता है। ये है गामा पायरोन, इसकी ये पोजीशन, ये अगर इस पोजीशन में आपका कीटो है तो इसके गामा पोजीशन में आपका दूसरा हेटेरो एटम यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, अब इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, वही चीज है। ऑक्सीजन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किस में करेगा, जो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है, इससे ये क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो बॉन्ड आइदर इस साइड भी बना सकता है, इस साइड भी। अगर मैं पहले बोलूं कि बॉन्ड इसने किस साइड बनाया, इस साइड बनाया, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो नए बॉन्ड आने की वजह से होगा क्या, सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, नए बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसने यूज क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और इस कार्बन को दे दिया। अगर ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया, एक ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी था, तो एक नया बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, बिकॉज इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को दे दिया, तो इसके ऊपर लग गई पॉजिटिविटी। क्लियर हुआ ना। अब ये कार्बन परेशान हो जाएगा, बिकॉज इसके पास बॉन्ड ज्यादा हो गए, पेंटावेलेंट हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ से बन रहे, 2 बॉन्ड यहाँ से बन रहे, एक ग्रुप यहाँ लगा हुआ होगा। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। तो देखो ये तो नया बॉन्ड है, ये वाला जो व्हाइट लाइंस मैंने जो बनाई है ये तो नया बॉन्ड है, इसे तो तोड़ नहीं सकता। अब ये पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा, पुराने बॉन्ड को कहाँ, यहाँ की ओर तोड़ेगा। तो यहाँ पे और बॉन्ड टूटा तो होगा क्या, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो आप सब सेटिस्फाई हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये कार्बन सेटिस्फाई। अब होगा क्या,
ये कार्बन परेशान हो जाएगा। अब इसकी वैलेंसी बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 5 इसकी भी हो गई। अब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा इस साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लगा देगा नेगेटिव चार्ज, तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी। देखो यही स्पीसीज ऑब्टेन हुई, क्लियर। अब आप सोच सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ की ओर क्यों नहीं शिफ्ट हुआ। देखो यहाँ की ओर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन ज्यादा फेवरेबल क्या है कि आपको ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ना, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वही चीज, ये चीज हमको यहाँ मिली, ठीक है। अब देखो जो मैंने बॉन्ड यहाँ की ओर तोड़ा था, अगर मैं उसको यहाँ की ओर तोड़ूंगी तो ये स्पीसीज मिलेगी। देखो बिल्कुल सेम चीज आपके पास है। अगर आपको ये चीज आता है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। तो ये था हमारे पास, ये स्पीसीज थी, बेटा ये नहीं था, ऐसा कुछ था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे था, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये स्पीसीज थी। अब देखो इसको मैंने यहाँ की ओर तोड़ा था, यहाँ की ओर तोड़ने की बजाय अगर मैं इसको यहाँ की ओर तोड़ू तो होगा क्या, एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ लगेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमको क्या स्पीसीज मिलेगी, इसे इरेज किया, देखो हमको इसके ऊपर पॉजिटिविटी और ये स्पीसीज मिली, देखो मिला, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिविटी, इसके एडजेसेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, देन डबल बॉन्ड, तो मिल रहा है ना यहाँ पर को, देखो ये हो गया। अब यहाँ से इनको देख के आप बोल सकते हो ना कि ये कंपाउंड आपका एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हुए देखा गया है, ठीक है। तो ये इनके क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप इनको डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ ना। तो अभी हमने क्या बात की, इंट्रोडक्शन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं सिंथेसिस एंड रिएक्शंस पे, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो देखो तो स्टार्ट करें सिंथेसिस को, चलिए ठीक है। तो देखो ना सिंथेसिस में यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, ये बोल रहा है देयर आर मैनी वेज टू सिंथेसाइज पायरोन, सम ऑफ द मेथड आर एज फॉलोज। तो ये चीज तो आप हर जगह लिखते हैं, ये बोल रहे हैं आपके पायरोन को सिंथेसाइज करने के लिए वैसे तो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड हैं, लेकिन सारे मेथड हम लिख नहीं सकते, इस वजह से हमने कुछ मेथड यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ओके। अब बात करते हैं पहला मेथड क्या है, किस मेथड से आप अपने पायरोन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहले जो सिंथेसिस का मेथड है उसे आप बोलते हैं वॉन पिचमैन मेथड, ओके। तो ये वॉन पिचमैन मेथड क्या बोलता है, तो सुनिएगा। तो जो ये मेथड स्टार्ट होता है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, बट उससे पहले का क्या डिस्कशन है उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहले जैसे यहाँ देखो, ये बोल रहे हैं वॉन पिचमैन मेथड के अंदर आप पायरोन को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा गया है द 2 मोल ऑफ फॉर्माइल एसिडिक एसिड, यहाँ पे आपने किसका यूज करना है, 2 मोल फॉर्माइल एसिडिक एसिड का, जो हमने यहाँ पे लिए हुए, ये है 2 मोल ऑफ फॉर्माइल एसिडिक एसिड, ओके। इनमें आपने क्या कराना है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है, इनके बीच में आपस में रिएक्शन कराएंगे, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन आप जैसे ही कराएंगे आपको क्या मिलेगा, क्यूमेलिक एसिड आपको मिलेगा। क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, क्यूमेलिक एसिड आपको ऑब्टेन होगा, जो हमको यहाँ पे हुआ है, ये बना आपका क्यूमेलिक एसिड, जो कि जिसको आप क्या बोल सकते हैं, अगर आप नेमिंग कराएंगे तो इसे आप बोलेंगे 2 पायरोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये 2 पायरोन का ही स्ट्रक्चर है, बट इसमें आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH ग्रुप भी देखने को मिलेगा, ओके। तो हमने क्या बोला, हमारे पास 2 मोल ऑफ फॉर्माइल एसिडिक एसिड होगा। इसमें जब हम सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हमको क्यूमेलिक एसिड ऑब्टेन होगा, यानी कि 2 पायरोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा, जिसमें जब आप डीकार्बोक्साइलेशन कराएंगे यानी कि CO2 ग्रुप को रिमूव करेंगे तो आपको आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी कि 2 पायरोन ऑब्टेन होगा। तो ये जो सिंथेसिस है, वॉन पिचमैन मेथड की जो सिंथेसिस है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ओनली फॉर 2 पायरोन, यानी कि यहां से आपका 2 पायरोन ऑब्टेन होगा। तो हम जैसे इसमें डी कार्बोक्साइलेशन कराएंगे, हमें हमारा प्रोडक्ट 2 पायरोन ऑब्टेन होगा। तो कितनी आसान सी थ्योरी है, इसे आप लिख सकते हैं कि जब आपका 2 मोल ऑफ फॉर्माइल एसिडिक एसिड में सेल्फ कंडेंसेशन होगा, ये आपका क्यूमेलिक एसिड आपको देगा या फिर 2 पायरोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देगा, जिसमें आप जब डीकार्बोक्साइलेशन कराएंगे यानी कि रिमूवल ऑफ CO2 कराएंगे, आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट 2 पायरोन ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने ये थ्योरी पढ़ी, इससे पीछे की एक थ्योरी है जो कि आपको ये बताता है कि आपका जो ये फॉर्माइल एसिडिक एसिड है वो कैसे ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो फॉर्माइल एसिडिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे आपको रिएक्शन बताएगी कि ये फॉर्माइल एसिडिक एसिड आपको ऐसे तो ऑब्टेन नहीं होगा, इसके लिए भी इसको भी आपने सिंथेसाइज करना होगा। तो कैसे सिंथेसाइज करेंगे, तो मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, इसकी जस्ट आप थ्योरी लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है रिएक्शन स्टार्ट विथ मैलिक एसिड, ये बोल रहा है रिएक्शन को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, मैलिक एसिड का यूज करके। ये मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, आपके फॉर्माइल एसिडिक एसिड में, जिसकी वजह से आपको 2
आयरन ऑब्टेन होगा। कैसे होगा? देखो ये बोल रहा है आपका जो मैलिक एसिड है इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करानी है। जैसे इस मैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी, आफ्टर रिएक्शन आपको फॉर्माइल एसिडिक एसिड ऑब्टेन होगा और इसी फॉर्माइल एसिडिक एसिड के आपने 2 मोल लेने हैं, उनमें आपने सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है। आफ्टर सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन आपको क्यूमेलिक एसिड मिलेगा। इस क्यूमेलिक एसिड में जैसे आप डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे आपको 2 पायरॉन ऑब्टेन हो जाएगा। कितना आसान है, कर लेंगे ना? अभी याद हो गया होगा ये, ठीक है? तो ज्यादा टफ तो नहीं है, सिंपल है, ठीक है? अब इसकी मैकेनिज्म भी बहुत आसान है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 2 मोल ऑफ फॉर्मल एसिडिक एसिड लिए, तो देखो ये हमने 2 मोल ऑफ फॉर्मल एसिडिक एसिड लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है? अब देखेंगे आपको उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट लग सकता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे यहाँ जो हमारा COH है इसको जस्ट मैंने यहाँ पर को खोल के लिख दिया ऊपर नीचे। देखो इसको यहाँ पे लिया हुआ है, COH ऊपर है, यहाँ इसका COH नीचे है, यहाँ पे COH होना चाहिए डायरेक्टली, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? COH। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट COH लगा देती तो आपको स्ट्रक्चर सेम लगते, लेकिन COH को अगर मैं खोल के लिख दूं C डबल बॉन्ड O और OH, तो हमको क्या है कुछ ऐसे स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सेम है, ओके ठीक है? तो देखो COH, इसके एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन, ये आपका पूरा COH ग्रुप, इसके एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन, एंड देन उसके नेक्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड OH, इसके नेक्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड OH, ठीक है? अब आपने इनमें सेल्फ कंडेंसेशन कराने, यानी कि इनकी रिएक्शन आपस में करानी है। अब रिएक्शन आपस में कैसे कराएंगे? आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके H पॉजिटिव आयन का रिमूवल करेंगे। अगर मैं यहाँ से ये जो कार्बन एटम है इससे, क्योंकि इसके एडजेसेंट पोजीशन में COH ग्रुप है, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन को आसानी से निकाल सकती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो होगा क्या? रिएक्शन कंडीशन में एक H पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और H पॉजिटिव आयन रिएक्शन कंडीशन में आने की वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? नेगेटिव, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन का बीच का अगर आप यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कम है और कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा? कार्बन की ओर, और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो मैंने हाइड्रोजन को एज अ पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन कंडीशन में दिखा दिया है, यहाँ पे हमको क्या मिला? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ना ये 2 फॉर्माइल एसिडिक एसिड की आप आपस में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको चार्जेस भी तो जनरेट करने होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा तब तक ये दोनों अप्रोच कैसे करेंगे? तो आपने बोला यहाँ पे COH ग्रुप है, तो इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो एसिडिक प्रोटॉन होगा उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आसानी से मैंने अगर प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन को निकाला तो कार्बन ने कैरी किया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को अप्रोच कहाँ करना है? अगर इसके साथ रिएक्शन, दूसरे फॉर्माइल एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो नेगेटिव चार्ज को सही है एक पॉजिटिव सेंटर। तो पॉजिटिव सेंटर आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? आपको पता है यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप है और इस कार्बोनाइल ग्रुप में आप आसानी से पॉजिटिव सेंटर जनरेट कर सकते हैं। कैसे? ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में यहाँ कार्बन यहाँ ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को आप आसानी से ऑक्सीजन के ऊपर डाल सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव एटम है और इसके ऊपर आसानी से नेगेटिव चार्ज चला भी जाता है। तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को कहाँ की ओर क्लीव किया? ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन ने कौन सा चार्ज लिया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया, और कार्बन को यहाँ पे कौन सा चार्ज मिला? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज से जाके हमारे किसने अप्रोच किया? इस नेगेटिव चार्ज ने अप्रोच किया, ओके? और हुआ क्या? रिएक्शन कंडीशन में जो H पॉजिटिव आयन, यहाँ से जो हमने H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन निकाला था, ये H पॉजिटिव आयन ने किसके साथ अप्रोच कर दिया? इस O नेगेटिव के साथ अप्रोच कर दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ ना? अब आपने क्या करना है, जिस इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे जुड़ेगा? आप देखो मैं यहाँ पे कार्बन को ना आपके साथ काउंट करते हुए चलूं तो आपको ज्यादा आसानी से क्लियर होगा। देखो इससे मैं कार्बन फर्स्ट बोलूं तो ये हमारा कार्बन फर्स्ट है, ओके? इसके एडजेसेंट पोजीशन में ये वाला कार्बन आ गया, और इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? COH, तो हमने यहाँ लगा दिया COH, ओके? अब इसने एक नया बॉन्ड क्रिएट किया है इस कार्बन के साथ, तो देखो एक नया बॉन्ड हमारा क्रिएट हुआ इस कार्बन के साथ, जिसके साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। इसके एडजेसेंट पोजीशन में ये कार्बन एटम, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन, जिसके पास COH ग्रुप है। क्लियर हुआ ना? इतना तो कर लेंगे, बहुत आसान, ओके? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने वाटर का रिमूवल कराना है, यानी कि डिहाइड्रेशन कराना है। वाटर का रिमूवल कैसे होगा? देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, इस पोजीशन में जो आपका हाइड्रोजन था, इसे मैं यहाँ से क्लीव कर सकती हूँ बिकॉज वाटर निकालना है। एक हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए। वाटर तो किससे बना है? इससे तोड़ोगे तो H पॉजिटिव आयन और एक हाइड्रोक्सी आयन तो निकलेगा, तो आपको एक H पॉजिटिव आयन चाहिए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए। तो मैंने यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकाल दिया। आप बोलेंगे यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से नहीं निकालेंगे बिकॉज हाइड्रोक्सी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा? कार्बन के ऊपर। कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ओके? सेम चीज है, यहाँ से अगर मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप निकालूं तो कैसे निकालूंगी? देखो होगा क्या, यहां से सुनिएगा, मैं दोबारा एक चीज ये बोल रही हूँ कि ये पहले ऐसे था,
ठीक है। अब देखो यहाँ से भी तो आप आसानी से प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या है, COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो COH ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में जो एसिडिक प्रोटॉन है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसे इजीली बाहर निकाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकाल दिया। और अगर H पॉजिटिव आयन आपका निकल रहा है, तो ये कार्बन कौन सा चार्ज कैरी कर देगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। क्लियर। अब इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू क्या कार्बन स्टेबल है, आपको पता नहीं है, बिकॉज भाई कार्बन तो एक पॉजिटिव स्पीसीज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह ही नहीं सकता, ये अपने नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो इसने इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर शिफ्ट किया और यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने की सोची, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट गया। ओके। अब देखो नेगेटिव चार्ज हट गया, ठीक है, लेकिन ये कार्बन तो अब सेटिस्फाई नहीं, बिकॉज इसकी वैलेंसी देखो बढ़ गई, 5 हो गई ना वैलेंसी, 2 बॉन्ड यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बॉन्ड बन गया। अब ये क्या करेगा, अपने आप को, ये कार्बन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो पुराना कौन सा बॉन्ड टूट सकता है, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड टूट सकता है। हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बिकॉज जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना आसानी से बॉन्ड टूट सकता है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेते हुए जाएगा, तो आपको रिएक्शन कंडक्शन में अगेन क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी आयन, और यहाँ से मिला H पॉजिटिव आयन। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बन जाएंगे वाटर, यानी कि यहाँ से हमारा वाटर एलिमिनेट हुआ। अब आप बोलेंगे ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ा ताकि ये अपने आप को सेटिस्फाई करे। तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है, अगर आप देखेंगे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, 4 वैलेंसी शो कर रहा है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो 4 वैलेंसी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा ही नहीं सकते, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, बट आपको पता है यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है, इसने बॉन्ड तोड़ा है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये अब सेटिस्फाई हो भी गया है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्लियर? यहां तक कर लेंगे, डन। ओके। अब देखो अब आगे क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन करके हमको ये मिला, मैंने देखो यहीं पे ये बना दिया, वाटर का एलिमिनेशन करके हमको ये मिला ना, ये स्पीसीज इसके सिमिलर है, देखो बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले इस देखो इस स्पीसीज को हम बोलते हैं फॉर्माइल पेंटा 2 एंडोलिक एसिड। ओके। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर रीअरेंजमेंट किया है, यानी कि बॉन्ड की शिफ्टिंग की है। कैसे किया, हमने क्या किया ना, वही चीज है, यहाँ से हमने अगेन एक हाइड्रोजन को तोड़ा। ठीक है, बिकॉज इसके नेक्स्ट पोजीशन में भी COH ग्रुप है, हमने क्या किया है, इस कार्बन, ये देखो ये कार्बन है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में COH ग्रुप है, तो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने अगेन क्या किया, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयन को निकाला। अगर H पॉजिटिव आयन को निकालती हूँ तो होगा क्या, ये कार्बन एटम कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन तो नेगेटिव चार्ज लगा नहीं सकता, तो ये अगेन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट करेगा बॉन्ड में। तो ये रेड एरो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये नेगेटिव चार्ज से आपने बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड आपका कहाँ बना, यहाँ पे। तो देखो एक बॉन्ड आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। ओके। और यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट गया। अब देखो भाई नेगेटिव चार्ज हट गया, बॉन्ड भी बन गया, लेकिन क्या अब ये कार्बन सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल नहीं। आप इस कार्बन को देख लो, इसकी वैलेंसी बढ़ गई, 5 हो गई, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो 5 बन गई। अब कार्बन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पुराना पाई बॉन्ड टूटेगा, और पुराना पाई बॉन्ड किसके ऊपर टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो आपको पता है रिएक्शन कंडीशन में भी तो H पॉजिटिव आयन है, तो ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इस O नेगेटिव से जाके अप्रोच करेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखो ये इसके सिमिलर हो गया, हमने बना लिया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे आपका कीटो, ये देखो COH ग्रुप हो जाएगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, तो मैंने करके दिखा दिया, ये बन गया। ओके। अब क्या होगा, अब दोबारा हम लोग वाटर का एलिमिनेशन, तो देखो स्टेप कितने आसान है। पहले स्टेप पे हमने हाइड्रोजन को निकाल के जिस शिफ्टिंग कराई, हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाया। अगले स्टेप में वाटर का रिमूवल, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाया। अब अगले स्टेप में अगेन क्या करेंगे, वाटर का रिमूवल, और वाटर का रिमूवल जैसे आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका क्यूमेलिक एसिड मिल जाएगा। तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, आपको पता है, यहाँ से H2O निकाल सकते हैं। अगर ये H2O निकलेगा, तो ये यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट कर देगा, यहाँ पे आपका नया बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सेंटर पे आ जाएगा, ये तो पता ही है ना। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन ये ग्रुप निकालती हूँ, तो यहाँ पे हमको क्या, तो देखो अगर मैं यहाँ से ये ग्रुप तोड़ती हूँ, हाइड्रोक्सी ग्रुप तोड़ती हूँ, तो आपको पता है कार्बन क्या कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से अगर हाइड्रोजन तोड़ती हूँ, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सी निकाल दिया, यानी कि वाटर निकल गया। तो ये कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज,
इस ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अप्रोच करेंगे और एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आ गया है, तो ये बन जाएगा आपका क्यूमेलिक एसिड, ठीक है, जिसे 2 पायरोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब अगर ये बन गया तो आपको पता है इसके बाद हमने क्या करना है, डीकार्बोक्साइलेशन कराना है, किसकी प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस कॉपर आपने लिया है और हमने यहाँ डीकार्बोक्साइलेशन कराया। डीकार्बोक्साइलेशन मतलब CO2 का रिमूवल। तो देखो यहाँ पे आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, COH में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो हमने यही तो निकालना है और बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ से CO2 को निकाल देती हूँ तो इस पोजीशन में सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। तो सिर्फ हाइड्रोजन अगर यहाँ पे बच गया तो ये स्पीसीज हमारे इसके सिमिलर होगी। हाइड्रोजन हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी, यहाँ हर जगह तो हाइड्रोजन है तो लिख भी सकती हूँ, नहीं भी। तो ये जो स्पीसीज अब मेरी बनी ये किसके सिमिलर है, 2 पायरोन के सिमिलर है, बिकॉज ये कीटो पोजीशन और इसके एडजेसेंट पोजीशन में, यानी कि इसकी सेकंड पोजीशन में क्या बन गया, अल्फा पोजीशन में क्या बन गया, ऑक्सीजन हेटेरोएटम। तो ये स्पीसीज क्या बन गई, 2 पायरोन। कितना आसान है, कर लेंगे ना। तो ये जो मेथड है बहुत ज्यादा आसान है, आपको थ्योरी भी काफी सिंपल लगेगी और आपकी मैकेनिज्म भी काफी सिंपल है। सेम चीज करना है, वो हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोक्सी बनाया, देन अगले स्टेप में वाटर का रिमूवल, हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोक्सी बनाया, अगले स्टेप में वाटर का फॉर्मेशन, मतलब वाटर का रिमूवल। तो हमको क्यूमेलिक एसिड मिल गया और क्यूमेलिक एसिड में कार्बोक्साइलेशन कराएंगे तो आपको आपका अल्फा पायरोन या फिर 2 पायरोन ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो बहुत आसान सी मैकेनिज्म है। ओके, अब देखिए अब आपका सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड है बाई एसीटोन एंड डाईइथाइल ऑक्सिलेट, यानी कि ये बोल रहा है कि एसीटोन और डाईइथाइल ऑक्सिलेट के बीच में रिएक्शन करा के भी आप अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी कि पैरोन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा पैरोन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 4 पैरोन। तो देखो आपको पता है पैरोन के तो 2 आइसोमर रहते हैं, तो आपने जो सिंथेसिस करनी है वो दोनों के लिए करनी है। एक बार आपने 2 पैरोन के लिए सिंथेसिस करा दी, अब एक बार आप किसके लिए कराएंगे, 4 पैरोन को सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो कैसे करनी है रिएक्शन, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो बाई एसीटोन और डाईइथाइल ऑक्सिलेट में आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा देनी है। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जैसे आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि 4 पैरोन मिलेगा। ओके, अब कैसे मिलेगा उसे भी समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप एसीटोन और डाईइथाइल ऑक्सिलेट के बीच में रिएक्शन कराना चाहते हैं तो रिएक्शन के लिए एक सेंटर भी तो चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटर चाहिए, तभी तो ये दोनों जाके एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ढूंढना है अपने दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एसीटोन, दूसरा डाईइथाइल ऑक्सिलेट, इन दोनों में आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ढूंढने हैं एंड देन उनका क्या कराना है, अप्रोच कराना है। तो पहला काम तो ये हुआ, ठीक है। अब कैसे ढूंढेंगे, तो देखो सबसे पहले हमने एसीटोन में अपना सेंटर ढूंढा, तो देखो यहाँ पे आपका कौन सा सेंटर जनरेट होगा, यहाँ आपको जनरेट होगा नेगेटिव सेंटर। कैसे, देखो आपको बोला मैंने जो रिएक्शन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगी, और आपको पता है बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि प्रोटॉन हाइड्रोजन को क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को ये क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि चुरा लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, निकल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक प्रोटॉन निकालूं, एक हाइड्रोजन को निकालूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 नेगेटिव। क्लियर हुआ। अब ये जो नेगेटिव सेंटर है, अब आपको ये नेगेटिव सेंटर अपने पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में तो मिल गए, अब आपने इनका अप्रोच कराना है अपने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। तो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपको कौन सा सेंटर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव सेंटर किसके साथ अप्रोच करेगा, पॉजिटिव सेंटर। तो आपको पता है अगर जहां भी आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O मिलता है, वहां पे आप पॉजिटिव सेंटर आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला और ये वाला, इसमें आपने क्या किया, बॉन्ड की शिफ्टिंग की। आपने एक काम किया कि ये जो पाई बॉन्ड है इसे किसके ओर शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर, इसको किसके ओर शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन को मिला आपका नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन ने कौन सा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव। तो मैं इनको इरेज करके दिखा देती हूँ, ये वाली चीज है, ये देखिए, ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज और कार्बन को मिला आपका पॉजिटिव चार्ज, ये मिल गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नेगेटिव सेंटर है, एक है पॉजिटिव सेंटर, तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। तो जस्ट अब आपने क्या करना है, इनमें अप्रोच। तो जैसे आप अप्रोच कराएंगे ये स्पीसीज मिलेगी, आप देखो बिल्कुल सेम है, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में ये एक कार्बन की स्पीसीज, एक ये कार्बन, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ही दिखाया गया है, ठीक है। तो आप दोनों भी दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके एडजेसेंट पोजीशन में ये कार्बन एटम आया,
इस कार्बन के पास एक COET ग्रुप है, एक आपका O नेगेटिव है, एक OET है। यहाँ भी सेम चीज है, एक OET ग्रुप है, एक COET ग्रुप है, एक O नेगेटिव है। क्लियर हुआ? अब देखो अब होगा क्या। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू वापस से बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये वापस से बॉन्ड बनाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे आपके 2 नए बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, एक डबल बॉन्ड O वाला यहाँ, एक डबल बॉन्ड O वाला यहाँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने भाई बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से तो बॉन्ड बनना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनना बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, अब इसकी वैलेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है? 5। आप देखिए, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखो ये कार्बन एटम की वैलेंसी आप देखो, 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ, तो 5 बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन एटम भी 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन क्या करेगा, अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो पुराना बॉन्ड कौन सा स्थान से तोड़ने का है? OET, यानी कि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, OET को बाहर निकाल देते हैं। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन एंड OET, अगर ये बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, ऑक्सीजन की ओर टूटेगा। ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिलेगा, बिकॉज कार्बन ने जो ये बॉन्ड तोड़ा है OET के साथ वाला, ये किसको क्यों तोड़ा है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ से बैक बॉन्डिंग होगी, मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, आपका OET लिविंग ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिला, ये स्पीसीज हमको ऑब्टेन हो गई। क्लियर हुआ ना, डबल बॉन्ड लग गया और सब कुछ आपका सेटिस्फाई है। क्लियर, तो ये स्पीसीज बन गई। देखो मैंने इरेज करके बना दिया, ये बन गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, वाटर का एलिमिनेशन करना है। लिखा नहीं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर का रिमूवल कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे। अब देखो वाटर का रिमूवल होगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो आपको पता है क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 हो गया, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ से निकला। तो होगा क्या, ऑक्सीजन यहाँ निकलने की वजह से ये यहाँ पर को कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या बनाएगा, एक लिंकेज बनाएगा, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ से ये ग्रुप निकलने की वजह से क्या है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कैसे निकलेगा, तो देखो बहुत आसान है निकालना भी। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है उसे आप यहाँ से क्लीव करेंगे। अगर आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज निकला और कार्बन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब सुनिएगा, एक हाइड्रोजन आपको रिएक्शन कंडीशन में मिल गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक हाइड्रोजन हमको मिल गया। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन आपको पता है कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख नहीं सकता, तो कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में। तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नया बॉन्ड, और कार्बन यहाँ पर को सेटिस्फाई हो गया अपने नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन अब ये कार्बन तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5, दो यहाँ से, दो यहाँ से, एक यहाँ से। तो ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, किसके ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज यहाँ तक क्लियर आई। अब होगा क्या, देखो अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये अपना अप्रोच कहाँ करेगा, इस कार्बन पे। कैसे करेगा, कार्बन से और ये जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ये किसकी ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन यहाँ पे एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ, और ये जो बॉन्ड है टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो नेगेटिव सेंटर है ये कहाँ अप्रोच कर सकता है, इस पॉजिटिव सेंटर से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया, नेगेटिव चार्ज गया और यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे O नेगेटिव जो है इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसके साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप में। इतनी चीज क्लियर आई ना, डायरेक्ट हमने रिमूवल नहीं किया, पहले ही कुछ इस टाइप के स्पीसीज बने। ठीक है, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलेगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ती हूँ, देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को तोड़ती हूँ तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो रिएक्शन कंडीशन में मुझे क्या मिल गया है, एक H पॉजिटिव आयन, इसे इरेज किया, यहाँ पे क्या मिला, एक H पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे मिला नेगेटिव चार्ज। सेम चीज है भाई, कार्बन तो नेगेटिव चार्ज रख नहीं सकता, तो ये इससे क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ, तो इसको मैंने इरेज कर दिया।
और नया बॉन्ड क्रिएट हुआ। अब इस नए बॉन्ड की वजह से क्या होगा, क्या ये सेटिस्फाई है? बिल्कुल नहीं है। इसने कितने बॉन्ड बना लिए? 5। 2 यहाँ से बने, देखो 2 यहाँ से 4 हो गए, एक ऑक्सीजन के साथ 5। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकालेगा। तो जैसे ऊपर निकाला था वही चीज है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकली, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH और कार्बन के बीच का जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको पता है बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर टूटेगा, ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा और कार्बन के ऊपर लगता है पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ नहीं लगेगा बिकॉज कार्बन सेटिस्फाई है, कार्बन के ऊपर ऑलरेडी 4 वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी में तो कार्बन खुश है, तो उसके ऊपर डेफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन कंडीशन में क्या मिले, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, तो इनको कंबाइन करके हमारा क्या हुआ, डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर हुआ ना? तो हमको क्या है, ये स्पीसीज मिली, बहुत आसान है, कर लेंगे इतना। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, देखो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे एस्टर को किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में। तो आपको पता है हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। तो बाय हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या होगा, हमारा एस्टर ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट में। तो अल्कोहलिक की हमें जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, यानी कि वाटर के थ्रू क्लीविस कराई, लाइसिस कराया, क्लीविस कराई, जिसकी वजह से हमारा एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं। अब हम इनकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, कॉपर की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन कराई, हीट कराया, तो डायरेक्टली हमारा ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, 4 पायरोन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हमारी स्पीसीज कुछ इस टाइप की ऑब्टेन हो गई डायरेक्टली, यानी कि ये ग्रुप हमारे हट गए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे 4 पायरोन में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये हमारा क्या है, ये 4 पायरोन में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रुप हमारे यहाँ से इरेज हो गए, मतलब हट गए। जब भी हमने कॉपर और कॉपर की प्रेजेंस में लेके हीट किया तो हमको क्या ऑब्टेन हो गया, हमारा 4 पायरोन यानी कि गामा पायरोन ऑब्टेन हो गया। क्लियर हुआ ना? तो बहुत आसान सी मैकेनिज्म है, आप इतनी चीज कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप को ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जिस रिएक्शन कंडीशन दिखा दीजिएगा और आपका अपना प्रोडक्ट यानी कि 4 पैरॉन का ऑब्टेन दिखा दीजिएगा, हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये हमारी दूसरी सिंथेसिस रहती है जिसमें हमने हमारा गामा पैरॉन यानी कि 4 पैरॉन को सिंथेसाइज किया। ओके, तो ये हमने कवर की हमारी सिंथेसिस। अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस पर। तो रिएक्शंस भी बहुत आसान है, देखो रिएक्शंस में आपको क्या बोल रहा है। अब बात करते हैं पायरोन की केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो आपके पायरोन होते हैं, 2 पायरोन एंड 4 पायरोन, वो कौन सी रिएक्शन जनरली शोन करता है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो बहुत आसान है, सुनेगा। तो पहली रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट अ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यानी कि ये बोल रहा है जो आपके पायरोन्स होते हैं, जनरली अभी हम लोग 4 पायरोन के एग्जांपल लेंगे, यानी कि ये बोल रहा है जो आपके 4 पायरोन होते हैं, ये जो आपके 2 पायरोन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होती है? आपको पता है आपके पायरोन में कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो ये बोल रहा है ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पे आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अप्रोच करता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर अप्रोच करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका क्या हो गया, कार्बोनाइल ऑक्सीजन हो गया। किसके केस में, जब आप 4 पायरोन और 2 पायरोन पे बात करते हैं। ओके, अब कैसे बनेगी रिएक्शन, कैसे होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको विद एग्जांपल डिस्कस कराती हूँ। तो देखो पहले यहाँ थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है 4 पैरॉन इज अ वीक बेस। तो आपको ये चीज नोन होगी कि जो आपके 4 पैरॉन होते हैं वो बहुत वीकर बेस होते हैं, और जब भी आप इनकी रिएक्शन कराते हैं, जब भी आप इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ अप्रोच करता है, आपके कार्बोनाइल ऑक्सीजन में अप्रोच करता है। अगर मैं बोलूं हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अपने के कंपाउंड में आपके 4 पैरॉन में अप्रोच करेगा, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जिसे आप बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा प्रोटोनेशन होगा वो कहाँ होगा, हमारे कार्बोनाइल ऑक्सीजन में होगा। और जब भी आप प्रोटोनेशन कराएंगे अपने कार्बोनाइल ऑक्सीजन में, तो आफ्टर रिएक्शन आपको आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोक्सी पैरोलियम सॉल्ट। अब 4 हाइड्रोक्सी पैरोलियम सॉल्ट कैसे बनेगा, तो देखो ना, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप 4 पैरोन को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं, एक रिएक्टेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो आपको पता है 4 पैरोन के केस में अगर आप इस कीटो ग्रुप को देखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, 4th पोजीशन में प्रेजेंट है आपके दूसरे हेटेरो एटम के रिस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। तो हमने क्या बोला, जब भी आप इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो अटैक कहाँ होगा, कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे। तो अगर मैं हाइड्रोजन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल ले रही हूँ, तो ये हाइड्रोजन कहाँ अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन में।
तो अगर इस ऑक्सीजन में अगर हाइड्रोजन अप्रोच करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपकी कौन सी पोजीशन में ऑब्टेन होगी, फोर्थ पोजीशन में, बिकॉज अप्रोच कहाँ हुआ है, फोर्थ पोजीशन में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो आपका पायरॉन है, ये जो पूरी रिंग है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पायरेलियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा और नेगेटिव पोर्शन यानी कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस सेंटर से। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीसीज की वजह से सॉल्ट ऑब्टेन होगा विच इज पायरेलियम सॉल्ट। ओके, अब ये कैसे बना उसको भी मैं डिस्कस करा देती हूँ, सुनिएगा। देखो हमने क्या किया, एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। हमने क्या लिया, हमारा 4 पायरॉन लिया, सिर्फ 4 पायरॉन पे बात करें, 2 पायरॉन नहीं लिया, ठीक है। तो ये हमारा 4 पायरॉन है। अगर इस 4 पायरॉन में अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रही हूँ, तो कैसे रिएक्शन होगी, सुनेगा। तो हमने देखो इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या लिया, रिएक्शन कंडीशन में हमने लिया है HClO4। आपको पता है HClO4 में आपको एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा, एक ClO4 नेगेटिव मिलेगा। तो ये H पॉजिटिव आयन हमारा किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और इसकी हमें नीड है। तो इसे मैंने ऊपर ले लिया कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, H पॉजिटिव आयन। और ये इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि 4 पायरॉन में सब्स्टिट्यूशन होना है। ओके, और हमको पता है सब्स्टिट्यूशन भी कहाँ होना है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन यानी कि इस पोजीशन में आपने सब्स्टिट्यूशन कराना है। ओके, अब देखो अगर मैं बोलूँ ये मेरा पोर्शन है, यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूशन होना है, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ऑब्वियस सी बात है ना, देखिए अगर आपके पास एक पॉजिटिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव स्पीसीज है, तो अगर आप इसका अप्रोच कराना चाह रहे हैं इस पोर्शन में, तो यहाँ आपको नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कहाँ अप्रोच करेगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है। अब ये नेगेटिव चार्ज जनरेट कैसे होगा, देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो आपका पायरॉन होता है, इसमें जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबको नोन है। और हमने बोल भी दिया है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, बॉन्ड में। कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, ये बोलेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो मैं अपने पास रख रहा हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं इस कार्बन को शेयर कर देता हूँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, देखो दोनों अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के काम का नहीं है, बिकॉज ये भी एक रेडिकल बन गया, ये भी एक रेडिकल बन गया। तो आपको पता है ये तो एक इंटरमीडिएट जैसी स्पीसीज होगी। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने इसे इरेज किया और यहाँ पे एक प्रॉपर बॉन्ड बना दिया। देखिए दूसरी पेन से बनाती हूँ, ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। ओके, अब बॉन्ड बनने से हुआ क्या, पहले ऑक्सीजन में देखेंगे तो देखो ऑक्सीजन को डेफिशिएंसी लगेगी अब इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि इसने अब एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा है, लेकिन दूसरा किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया। तो अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर जो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये बाहर से इसने लिए नहीं थे, ये इसके खुद के थे। अब खुद का अगर इसने डोनेट कर दिया तो भाई इससे प्रॉब्लम तो होगी, बिकॉज इसके पास खुद में क्या लगे रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं। और अपने इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी। और डेफिशिएंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये कार्बन को भी प्रॉब्लम होगी। क्यों, बिकॉज ये कार्बन के अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो कितने होंगे, देखो एक तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के थ्री होगा, बाकी 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, यानी कि पेंटावेलेंट कार्बन दिख रहा है। ओके, बट कार्बन तो भाई पेंटावेलेंट होता नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ये पुराना बॉन्ड, देखो नए बॉन्ड को तो तोड़ नहीं सकता, ये जो रेड वाला ये नया बॉन्ड है, येलो वाला पुराना बॉन्ड है, तो पुराने बॉन्ड को ही तोड़ना पड़ेगा। ये तो होता है रिएक्शन में, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने टूटते हैं। तो पुराना बॉन्ड आपका टूटेगा और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर साइड, क्योंकि यहाँ कंजुगेशन आपको दिख रहा है। तो आप अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक नया बॉन्ड बना दिया। अब अगर यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया और नया बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो देखो ये वाला कार्बन को तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इसने अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। अब देखो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। ओके, अब ये कार्बन को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इसको भी अगर आप नहीं देखते हैं तो आप इसको देखें, इस कार्बन को प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 बॉन्ड यहाँ से, 2 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड यहाँ से, अगेन 5। ओके, अब ये भी सेटिस्फाई करने के लिए अपने आपको क्या करेगा, नया बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता, नया बॉन्ड एज इट इज है। देखो यहाँ पे हमने नया बॉन्ड लगाया। अब होगा क्या, पुराना बॉन्ड टूटेगा, पुराना बॉन्ड यानी कि कार्बोनाइल बॉन्ड। ये कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन को क्या दे देगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है। तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। और देखो ये चीज आपकी स्टेबल भी हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन एक नेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग सकता है। तो हमको क्या मिल गया, ऑक्सीजन नेगेटिव। ओके, अब होगा क्या, आपको नेगेटिव सेंटर चाहिए था, भाई मिल गया। अब होगा क्या, आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा इस पोर्शन पे, यानी कि ये जो H पॉजिटिव आयन है वो O नेगेटिव से अप्रोच करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। और आपके पास एक O पॉजिटिव स्पीसीज भी है, ये किससे अप्रोच करेगी, आपके नेगेटिव से, यानी कि ClO4 नेगेटिव से। तो O पॉजिटिव के साथ क्या आ जाएगा, ClO4 नेगेटिव, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरेलियम सॉल्ट। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिला, ये हमारा
क्या, 4 हाइड्रोक्सी, ये 4th पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये बन गया हमारा पैरेलियम सॉल्ट। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने ये जो लाइन लिखी है वो पर्टिकुलरली तब की बात की है जब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, हाइड्रोजन एटम यानी कि H पॉजिटिव आयन। तो उस केस में जो ये बोल रहा है कि प्रोटोनेशन कहाँ होगा, प्रोटोनेट कौन होगा, आपका कार्बोनाइल ऑक्सीजन, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। क्लियर हुआ। सेम चीज नीचे भी है। सेम चीज में हमने क्या किया, हमने हमारा 4 पैरोन ही लिया है, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई। तो आपको पता है HCl में एक H पॉजिटिव आयन होता है, एक Cl नेगेटिव आयन होता है, तो हमने H पॉजिटिव आयन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज किया है। ओके, अब इसकी रिएक्शन अगेन हमने 4 पैरोन से कराई। तो रिएक्शन कैसे होगी, तो आपने को पता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, जो हेट्रो एटम है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, वही चीज जो ऊपर बताई। अब इसे मैं सिंपल वे में बोल रही हूँ जैसे आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मैं इन पुराने बॉन्ड्स को तोड़ूं तो हम मुझे एक नए बॉन्ड मिलेंगे। पहला बॉन्ड मिलेगा इस पोजीशन पे, दूसरा मिलेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज मिलेगा इस पोर्शन में। तो होगा क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव अप्रोच करेगा, ये पॉजिटिव अप्रोच करेगा इस नेगेटिव से, ये नेगेटिव अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव से। ओके, और जैसे अप्रोच करेगा हमको यहाँ Cl और यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट 4 हाइड्रोक्सी पैरेलियम सॉल्ट हमको ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने एक्सप्लेन करनी है 4 पैरोन के केस में। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट सुनिएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा है कि जो 2 पैरोन होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा वीकर होते हैं, यानी कि वो 4 पैरोन से भी वीकर होते हैं, और इनमें भी जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे और इलेक्ट्रोफाइल आपका H पॉजिटिव आयन होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो ही आपका प्रोटोनेटेड होगा, और यहाँ पे जो प्रोटोनेशन होगा वो कहाँ होगा, सॉल्यूशन के केस में होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ये जो आपकी रिएक्शन होगी वो कौन से फेज में होगी, सॉल्यूशन के फेज में होगी, जब आप पायरॉन 4 के बजाय पायरॉन 2 की बात करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये जो आपको सॉल्ट मिले हैं वो जब आप 4 पायरॉन के सॉल्ट बनाएंगे तो उनको तो आप आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पायरॉन के जो सॉल्ट बनेंगे इनको आप आइसोलेट भी नहीं कर पाएंगे, इनको आपने माइंड पर रखना है। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर जनरली टेक्स प्लेस एट द 3 and 5th पोजीशन, देयरफॉर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू द कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली आपकी कौन सी पोजीशन में होता है, 3rd and 5th पोजीशन में होता है। 3rd and 5th पोजीशन यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3rd and 5th पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन में आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इतनी चीज क्लियर आई। अब एक एग्जांपल भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है ब्रोमिनेशन का, तो ये बोल रहा है ब्रोमिनेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये बोल रहा है जब भी आप क्या करेंगे, हमने यहाँ 2 पायरॉन लिया हुआ है, देखिए ये हमारा 2 पायरॉन है, ये बोल रहा है जब आप इस 2 पायरॉन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ कराएंगे, तो आपका जो ये ब्रोमीन है ये कहाँ पे अप्रोच करेगी, 3rd and 4th पोजीशन। ठीक है, तो तीसरी एंड चौथी पोजीशन में आपके 2 ब्रोमीन जाके अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करने के बाद आपको एक अडक्ट मिलेगा, और उस अडक्ट में जब आप HBr यानी कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का रिमूवल कराएंगे, तो रिमूवल के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा, 3 ब्रोमो अल्फा पैरॉन, यानी कि अल्फा पैरॉन आपको मिलेगा, जिसमें आपकी 3rd पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप ऐड होगा। ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अब देखो कैसे होगा, ये आपका 2 पायरॉन है, इसकी रिएक्शन आपने HBr के साथ कराई, तो होगा क्या, ये बोल रहा है HBr जो अप्रोच करेगा वो 3rd and 4th पोजीशन में करेगा। तो 3rd पोजीशन एंड 4th पोजीशन क्या हुई, ये 1st पोजीशन हुई, ये आपकी 2nd पोजीशन हुई, ये आपकी 3rd पोजीशन हुई, 4th पोजीशन हुई, 5th पोजीशन हुई, 6th पोजीशन हुई। ओके, तो आपने अपने ब्रोमीन का अप्रोच कहाँ कराना है, 3rd and 4th पोजीशन, यानी कि एक इस पोजीशन में और एक बार इस पोजीशन में। ठीक है, तो कैसे अप्रोच होगा, देखिए यहाँ पे जो आपका ये डबल बॉन्ड है इसे आप क्लीव करेंगे। सपोज ये डबल बॉन्ड किसकी और टूटा, देखो ये जो डबल बॉन्ड लगा है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है, और आपको पता है कार्बन और कार्बन में दोनों की नेगेटिविटी तो बराबर होगी, तो आप किसी के ऊपर भी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। इसको नेगेटिव, सपोज हमने इसको पॉजिटिव दे दिया, तो होगा क्या, सपोज कीजिए मैंने कार्बन 3rd को कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, और 4th को कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बॉन्ड मेरा गया क्लीव, इसको मैंने तोड़ दिया। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे हमारा Br2 भी तो है, Br एंड Br, इनको भी तो मैं क्लीव करूंगी, तो हमारे पास यहाँ भी दोनों सेम ही एटम है, ब्रोमीन ब्रोमीन ही है, तो इसको मैं कहाँ की ओर तोड़ सकती हूँ, सपोज मैंने इसको यहाँ की ओर तोड़ा तो एक मुझे Br नेगेटिव मिला, एक मुझे Br पॉजिटिव मिला। अब Br नेगेटिव कहाँ अप्रोच करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे, और Br पॉजिटिव कहाँ अप्रोच करेगा, नेगेटिव सेंटर पे। तो हमको क्या है, कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो हमको क्या मिलेगा, बोला 3 and 4th पोजीशन में एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें हमारे 2 Br 3rd and 4th पोजीशन में अप्रोच करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ से HBr का रिमूवल करेंगे। HBr का रिमूवल कैसे होगा, देखो अगर हमने बोला कि यहाँ पे ये जो 3rd पोजीशन है ये हमारी 4th पोजीशन है, अब देखो ना
सिंपल सी बात है, हमारी थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में अप्रोच हुआ है, ठीक है। यानी कि थर्ड पोजीशन कौन सी पोजीशन हो गई, मैंने ऊपर ही बोला ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन में होगा, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन में होगा। किसके रिस्पेक्ट, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई, ये आपकी पैरा पोजीशन हो गई। तो मेटा में तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, कहाँ होगा, सिर्फ ऑर्थो पे होगा और पैरा पे। तो पैरा पे तो यहाँ दिखाया नहीं है, ऑर्थो एंड मेटा पे दिखाया हुआ है। तो मेटा पे हमने ब्रोमीन को हटाना होगा, बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑर्थो पे होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रोमीन निकालेंगे, और आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। तो होगा क्या, अब आपको समझ में आ रहा है ना। देखो हमारे पास, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, हमारे पास यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है। अब हमने क्या करना है, माइनस HBr करना है, ब्रोमीन को निकालना है। तो हम ये वाला ब्रोमीन निकालें या ये वाला ब्रोमीन, अगर ये वाला ब्रोमीन निकालेंगे तो ब्रोमीन यहाँ पे बची रहेगा, और अगर ये वाला ब्रोमीन निकालूंगी तो ये वाला ब्रोमीन बचे रहेगा। तो हमने निकालना कौन सा ब्रोमीन है HBr के रिमूवल के लिए। तो मैंने आपको क्या बोला, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो एडिशन, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका एडिशन कौन सी पोजीशन में होगा, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये, मेटा पोजीशन ये, पैरा पोजीशन ये। तो ऑर्थो एंड पैरा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऑर्थो ये होगी, पैरा ये हो गया। पैरा में कुछ दिया नहीं है तो बचा ऑर्थो, यानी कि सिर्फ इस पोजीशन में एडिशन होगा, इसमें नहीं होगा। तो ब्रोमीन हम कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। क्लियर। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो होगा ये कि यहाँ भी, यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आया, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। ओके, यहाँ से ब्रोमीन को आप निकालेंगे तो होगा क्या, ब्रोमीन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा। और यहाँ पे एक मिनट, ब्रोमीन एज अ, थोड़ा हैंग हो गया, देखो ब्रोमीन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ कार्बन नेगेटिव है, तो आपको पता है कार्बन पॉजिटिव एंड कार्बन नेगेटिव में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कार्बन नेगेटिव, बिकॉज कार्बन पॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं रहेगा। तो ये कार्बन नेगेटिव पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ये इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में। तो ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बॉन्ड में। और जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन भी सेटिस्फाई, इससे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी मैं इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि इसे दिखाने की जरूरत नहीं रहती है। तो हुआ क्या, रिएक्शन कंडीशन में H प्लस Br नेगेटिव निकला, यानी कि HBr आपका एलिमिनेट हो गया, और आपको ये स्पीसीज मिली बनाना। तो मैं आपको दिखाना क्या चाह रही थी, ये दोनों आपके इसी के एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इन दोनों के लिए, स्टेटमेंट के लिए है। हमने ये देखा कि 2 पायरॉन में जब हमने ब्रोमिनेशन कराया तो ब्रोमीन का एडिशन 2 पोजिशन में हुआ, थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन में। और जब आपने इसमें HBr रिमूव किया तो आपको ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिला। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही बोला कि एडिशन से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 एंड 5th पोजीशन, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ही होगा। यहाँ पे जो ब्रोमीन ऐड था वो आपके ऑर्थो एंड मेटा पे था, तो मेटा से हमने ब्रोमीन हटाया और ऑर्थो को एज अ प्रोडक्ट बनाया। ये वाला हमारा बन तो सकता था लेकिन ये आपका मेजर नहीं होता, मेजर ये है, माइनर ये है। क्लियर हुआ ना। तो ये हमने एग्जाम्पल ये डिस्कस किया। ठीक है, नाउ एक और एग्जाम्पल है, एक और रिएक्शन है, सॉरी, जो है आपके रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट। ये बोल रहा है आपका जो पायरॉन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करे, यानी कि उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराए, या फिर आप बोल सकते हो आपके किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट वन में कन्वर्ट करे। तो सैचुरेशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन। अगर आप किसी भी अनसैचुरेटेड स्पीसीज को सैचुरेट बना रहे हो तो उसे आप बोलते हैं रिडक्शन। तो हमने यार रिड्यूसिंग एजेंट लिया, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, डाइबल H वगैरह, बट हमने सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट मतलब यहाँ पर को H2 का एडिशन शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑन रिएक्शन विद H2, जब भी आप H2 का के साथ रिएक्शन कराएंगे अपने पायरॉन का, तो रिडक्शन की वजह से आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड लैक्टोन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो हुआ ये, हमने पायरॉन लिया है, ये आपका 2 पायरॉन है। इस 2 पायरॉन की रिएक्शन जब आपने कराई H2 के साथ, या फिर आप बोल सकते हो आपने यहाँ पर को क्या कराया, रिडक्शन कराया इन द प्लेस, इन द प्रेजेंस ऑफ, आप यहाँ पर को कोई भी मेटल कैटलिस्ट ले सकते हो, सपोज PTNC हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, मेटल कैटलिस्ट हो गया। तो हमने क्या किया, जैसे रिएक्शन कराई तो आपको पता है जो रिडक्शन होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, सैचुरेशन की प्रोसेस होती है। यानी कि हमारी जो अनसैचुरेटेड स्पीसीज है ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सैचुरेटेड वन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने वही चीज यहाँ पे की है कि हमने क्या किया, H2 का एडिशन किया, और यहाँ पे कितने मोल H2 आपके यूज होंगे, 2 मोल H2 यूज होंगे, बिकॉज 1 मोल H2 इसको इस अनसैचुरेटेड बॉन्ड को सैचुरेट करने में यूज हो गए,
1 मोल H2 आपके इसके लिए यूज हो गया। तो होता क्या है, देखो डबल बॉन्ड है, इसको आप क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। अगर इस डबल बॉन्ड को आप क्लीव करेंगे, अब रिएक्शन के अंदर क्या होता है वो बता रही हूँ, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को आप क्लीव करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही आपके कार्बन है, किसी को भी नेगेटिव किसी को भी पॉजिटिव दे सकते हैं। आपने H2 लिया है, H2 को जब आप क्लीव करेंगे, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव चार्ज आप देंगे, तो आपने क्या करना होता है, इनका जस्ट अप्रोच, ये पॉजिटिव अप्रोच करेगा इस नेगेटिव से, ये नेगेटिव अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव से। जैसे इनका अप्रोच होगा तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हटके क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो 1 मोल हाइड्रोजन आपके यहाँ यूज हो गए, 1 मोल हाइड्रोजन आपका यहाँ यूज हो गए। तो आपकी अनसैचुरेटेड स्पीसीज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का यूज करके सैचुरेटेड वन में कन्वर्ट हो गई, जो बन गया आपका सैचुरेटेड लैक्टोन। तो आपने यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट क्या बनाया, लैक्टोन बनाया, जो कि आपका पूरी तरह से सैचुरेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पायरॉन्स क्या है, ऑन रिडक्शन ऑन सैचुरेशन किस में कन्वर्ट होते हैं, सैचुरेटेड लैक्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है जो आपके पायरॉन दिखाते हैं। ओके, अब देखो, अब आपकी लास्ट क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन यानी कि डाइल सेल्डर रिएक्शन। ओके, अब देखो डाइल सेल्डर रिएक्शन भी आपके पायरॉन शो करते हैं। तो यहाँ बहुत आसान से सुनेगा, आपको दिखाया गया है कि आपका जो 2 पायरॉन है ये क्या कर रहा है, डाइल सेल्डर रिएक्शन भी कर सकता है। अब आपको पता है डाइल सेल्डर रिएक्शन क्या होता है। देखो डाइल सेल्डर रिएक्शन में आपके पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका कंजुगेटेड डाइईन। तो आप देख सकते हैं ये आपका कंजुगेटेड डाइईन है, और दूसरा होता है आपका डायनोफाइल यानी कि एसिटाइलिन, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीसीज जिसे आप डायनोफाइल कहते हैं। ओके, तो ये हमारा एसिटाइलिन हो गया, ये हमारा 2 पायरॉन हो गया, जिसमें से 2 पायरॉन हमारा क्या हो गया, एक टाइप का कंजुगेटेड डाइईन हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक टाइप का एल्कीन या फिर एल्काइन यानी कि एसिटाइलिन, जिसे आप डायनोफाइल भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में हमने रिएक्शन करानी होती है, और ये चीज फिक्स होती है कि अगर इन दोनों के बीच में आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक 6 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग आपको मिलेगी, जो कि आपको यहाँ भी मिल रही है। ओके, अब ये मिली कैसे वो हमने सीखना है। तो देखो हमने क्या करना है ना, ये और ये इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। अब ये कैसे बनेगी, तो हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर को बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं। देखो अगर हमने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड है इसे मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो होगा क्या, इस पोजिशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वही चीज है, यहाँ पे नए बॉन्ड बनने की वजह से ये बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, तो ये बॉन्ड कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो हुआ ये कि हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज, देखो हमने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है, तो वही चीज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स तो बनाने ही पड़ेंगे, बिकॉज अप्रोच तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स पे ही होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बनाया, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटर बनाया, और बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब हमने कोई पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर मिल गया। अब होगा क्या, यहाँ भी हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स बनाने होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड हमने यहाँ से तोड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सपोज हमने बॉन्ड ऊपर की ओर तोड़ा, तो यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपके जो कंजुगेटेड डाइन है और आपका जो डाइनोफाइल है, दोनों में हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर बनाए। अब इन दोनों का अप्रोच कराना है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के हमने एक 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो इनको हमने आपस में जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो ये हमारी एक रिंग बनेगी। तो देखो रिंग कितने मेंबर की बनी, तो यहां से यहाँ पे एक बॉन्ड बना, तो ये पहला बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया, चौथा बॉन्ड ये हो गया, पांचवा बॉन्ड ये हो गया, छठा बॉन्ड ये हो गया, तो बनी ना 6 मेंबर रिंग। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अभी ये बीच के इसको छोड़ो, ठीक है, ये बॉन्ड मैंने यहाँ लिखा, देखो ये हो गया एक, ये हो गया, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बना जो ये वाला, ये नया बॉन्ड बन गया। इसके बाद डबल, देखो इस कार्बन के साथ COCH3 है, COCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, COCH3 COCH3, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ये सॉरी ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। तो बनी 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग। अब इनके बीच में क्या बचा, इनके बीच में हमारे ये चीज बची है, देखो इसके बीच में क्या बनी है, ये एक बॉन्ड जिसमें C डबल बॉन्ड O है, और एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन ये। तो देखो हमारे पास ये स्पीसीज है, देखो पहला ये कार्बन जिसके पास C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ ऑक्सीजन, और इसको आपने यहाँ पे इस पोजीशन में लिंक किया था, यही तो था ना ज्वाइन, इसके साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ एक बॉन्ड यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है डबल बॉन्ड के साथ। क्लियर हुआ ना, यानी कि ये जो स्पीसीज है आपकी, ये आपने कहाँ लगा दी, यहाँ पे, ये समझ में आया। अब अगले स्टेप में ये बन गई ना 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग। अगले स्टेप में आपने डिकार्बोक्सिलेशन कराना है, यानी कि CO2 का रिमूवल। तो देखो ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड O और ये O, तो ये होता है CO2 ही तो हुआ। तो ये CO2 हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये बीच की ये जो लगा हुआ पोर्शन है ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। आपको क्या बना, आपकी 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग, और दोनों साइड आपका CO2, जिसे आप बोलते हैं डाई मिथाइल फिथलेट। ओके,
जिसे आप बोलते हैं डाइमिथाइल फिथाइलेट। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने यहाँ पर को क्या किया, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराई, यानी कि हमने एडिशन करके एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, जिसे आप बोलते हैं डाइल्सल्डर रिएक्शन। तो यहाँ वही चीज लिखी है कि विद एसिटाइलिन डेरिवेटिव 2 पायरॉन गिव्स अ बेंजीन डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, बेंजीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन किया जब हमने हमारे 2 पायरॉन की रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिटाइलिन डेरिवेटिव के साथ कराई, जो कि आपका डाइनोफाइल है। और 2 पायरॉन हमारा क्या है, कंजुगेटेड इन है, ठीक है, कंजुगेटेड एल्कीन है या फिर कंजुगेटेड आपका डाइन है। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने ये जो रिएक्शन कराई ये आपकी क्या बनी, डाइल्स एल्डर रिएक्शन बनी, जिसके थ्रू हमारा बेंजीन डेरिवेटिव हमको एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। तो बहुत आसान है, ये तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शंस तो आपको नोन है, बस यहाँ पे हमने फिट करनी है हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड में। और यही रिएक्शन हम लोग सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं, बस आपने अपने कंपाउंड को वहां पे फिट करना है। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज था हमारे आज के लेक्चर पे, हमने डिस्कशन लिया हमारे लेक्चर नंबर 13 पे, जो था हमारे पायरॉन्स पे। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट भी कर लीजिएगा। ओके, तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।